सकते। आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। अपनी सीट लगाए ताकि चर्चा कर सकें। महत्वपूर्ण चर्चा है। अब किसी भी विषय पर जिसमें आप अनुमति दें रूल्स के तहत उसमें चर्चा करने के लिए तैयार है। नमस्कार, संसद संग्राम में आपका स्वागत है। आज जो संसद का मानसून सत्र है, दूसरा दिन है और पहले ही दिन जो हंगामा था, उम्मीद थी कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, संसद नहीं भी चला, लोकसभा कल बिल्कुल नहीं चली और आज भी हंगामा रहा। लेकिन ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, कल देर शाम को जो धनखड़ हैं उपराष्ट्रपति, उनका इस्तीफा। आज चर्चा भी उसी के इर्द गिर्द पूरे संसद परिसर में घूमती रही। विपक्ष का प्रदर्शन भी था, विरोध भी था, एसआईआर बिहार में जो है उसको लेकर के था। क्या क्या सब हुआ, क्या चीज़ें उसके पीछे हैं, क्या कहानियां घूम रही हैं, उस सब पे चर्चा करेंगे। हमारे राजनीतिक संवाददाता जो हैं दैनिक जागरण के आशुतोष झा जी हैं। आशुतोष जी, आज जो हुआ विरोध, कल जो था वो मुख्य मुद्दा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे जो है वो बहस हो, चर्चा हो संसद में, और सरकार उसके लिए तैयार हो गई थी। और आज वो गियर चेंज हुआ और आज जो है वो स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन जो है वो आ गया, एसआईआर आ गया। तो क्या देख रहे हैं कि ये क्या सचमुच में विपक्ष हंगामा ही करता रहना चाहता है या संसद चलने भी देना चाहता है? नहीं, देखिए जो तरीका है, अब क्या है कि कल इशू आया था ऑपरेशन सिंदूर का और कल भी सरकार की ओर से ये आश्वासन दिया गया था कि भाई एक बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही तय करती है, जिसमें तकरीबन मोटे तौर पर सभी दलों के सांसद उसमें सदस्य होते हैं। उसी कमेटी में तय होता है कि भाई हमें इस सप्ताह कौन कौन से इश्यूज़ पर चर्चा करनी है, हमारा बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, एक सहमति बनती है। तो कल ये बात कही गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा कर लेंगे अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है सो उसको परमिट करती है। उसमें टाइम अलॉट भी होता है, 16 घंटे का टाइम कल अलॉट कर दिया गया। वहीं ये सारी चीज़ें तय होती हैं। तो ये तय हो गया कि नेक्स्ट वीक जो है सो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी। अब आज अपोजिशन की ओर से बात आया कि भाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है मतदाता सूची को लेकर के जो बिहार में चल रहा है उस पर चर्चा करो। आज फिर कहा गया कि भाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की फिर जब मीटिंग होगी आप उसमें मुद्दे को रखिए, वहाँ बात तय हो जाएगी। अगर सही हो गया तो फिर से हम उस पर भी चर्चा करेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन आज जो है सो ये बंद कीजिए ताकि बाकी कामकाज चल सके। लेकिन नहीं हुआ वो, आज तो बल्कि पूरा ही ध्वस्त रहा। और आज तो बाहर वही जो एक विपक्ष का ये घिसा पिटा मैं बोलूँगा, इसलिए मैं घिसा पिटा बोलूँगा कि आपने एक ब्लैक शर्ट पहन लिया, मान लीजिए ब्लैक शर्ट पहन के आप नारे लगा रहे हैं कि भाई पब्लिक देख लो कि हम विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, विरोध का मुझे लगता है कि तरीका बदलना चाहिए। विरोध का तरीका ये होता है कि आप अपनी बात ठीक से रखिए पहले कमेटी में, इसको एक्सेप्ट कराइए और उसके बाद जब बहस होती है, बहस में ऐसे मुद्दे रखें जिसके बाद सरकार ये मानने को मजबूर हो, और सरकार ना भी माने, मान लीजिए बहुमत के बल पर, तो जनता तक आपकी बात पहुंचे तो सही कि आप किन इश्यूज़ को लेकर के सचमुच में गंभीर हैं और आप विरोध कर रहे हैं। तो ये आपने जो बात कही कि विरोध के लिए विरोध, देखिए फिलहाल तो वही चल रहा है। और जो आशंका है वो ये आशंका है कि ये पूरा वीक ऐसे ही चलेगा। एक निश्चित रूप से एसआईआर पे फिर हम बात करेंगे, क्योंकि पटना में भी हंगामा चल रहा था, वहाँ विधानसभा में भी हंगामा हुआ है और एक बड़ा मुद्दा है। एक बार फिर हम आपसे डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी संसद में जो कल अचानक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ, उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि सिर्फ स्वास्थ्य कारण उन्होंने बताया तो जरूर है और प्रधानमंत्री ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की है, तो इसमें लेकिन क्या सचमुच में स्वास्थ्य कारण है या क्या वजह है उनको इस्तीफा जो दिया है, उसके पीछे कोई और वजह भी है?
नहीं, देखिए, स्वास्थ्य का कारण जो उन्होंने बताया वो एक कारण हो सकता है, लेकिन वो अकेला कारण नहीं है। और देखिए, कई फैसले होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना कोई छोटा फैसला नहीं है, और न ही उनका स्वास्थ्य ऐसा है कि वो काम ना कर पाए। कल भी वो करीब करीब 6 घंटे तक पार्लियामेंट के अंदर रहे, कुछ देर तक हाउस के अंदर रहे, बाकी मीटिंग करते रहे। तो ऐसा तो उनका स्वास्थ्य नहीं है कि वो काम ही ना कर पाए। जो एक बात अटकलें देखिए बहुत सारी लग रही हैं, बिल्कुल सच्चाई जो है, जो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जिसको बोलते हैं, कि एकदम सटीक कारण। अटकलें तो आप कुछ भी लगा सकते हैं बैठ के, आज के दिन लगाए जा भी रहे हैं। तो सटीक कारण क्या है वो तो तभी बात सामने आ पाएगी जब धनखड़ जी कुछ बोले, या सरकार, जिनको धनखड़ जी ने अपने फैसले से अवगत करवाया सरकार में, वो कुछ बताएं कि ऐसा है। लेकिन सारी बातें घूम फिर कर एक जगह पर जरूर पहुंचती दिख रही है कि एक और तात्कालिक कारण क्या है। तो वो तात्कालिक कारण है जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, उनके महाभियोग को लेकर के। अब ये चाहते हैं, और चाहते थे, क्योंकि अब वो नहीं है, वो चाहते थे धनखड़ कि ये उनके हाउस में इनिशिएट हो और यहीं से पारित हो। और इसीलिए कल उन्होंने विपक्ष के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देखिए, सरकार भी एग्री कर रही है उस पर कि जस्टिस यशवंत वर्मा को जाना चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष ने, अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं कि विपक्ष ने पहला प्रस्ताव दे दिया, 50 सांसदों का हस्ताक्षर जरूरी होता है, 63 सांसदों ने विपक्ष के दे दिया, और अगर वो एक्सेप्ट हो गया और उस पर चर्चा शुरू होगी और महाभियोग पारित होना ही है, चूँकि गवर्नमेंट का भी उसमें साथ है, ये क्रेडिट अपोजिशन अपने खाते में लेगा। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा ये कि सरकार को इसकी भनक ही नहीं थी कि आज ये एक्सेप्ट होने वाला है। अब ये, अगर मुझसे आप सही पूछें तो इसमें जो बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स हैं उनकी भी कमी है कि भाई वो क्या कर रहे थे इतने दिनों से, क्योंकि एक दिन में ये हस्ताक्षर नहीं हुए, तो उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये अपेक्षा थी कि भाई लीडर ऑफ द हाउस को एटलीस्ट ये जानकारी होनी चाहिए थी, और लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो भाजपा के हैं, जेपी नड्डा हैं, लेकिन उन्हें भी जानकारी नहीं, और एक्सेप्ट हो जाता है और उसकी तैयारी होने लगे तो थोड़ी असहज स्थिति होती है। ये एक कारण था। एक कारण इसी से जुड़ा, जस्टिस वर्मा के केस से ही जुड़ा था, कि अगर राज्यसभा में ये इनिशिएट होता है तो राज्यसभा में ही एक प्रस्ताव पहले से भी है, यानी जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग से पहले का एक नोटिस अपोजिशन की ओर से है, वो है जस्टिस शेखर यादव को लेकर। वो अब देखिए, हालांकि वो पारित होने वाला नहीं, क्योंकि उस पर सरकार एग्री नहीं कर रही है, और ये महाभियोग एक हाउस से पारित होने से नहीं होता है, दोनों हाउस से पारित होना पड़ता है। और उसमें मुद्दे भी अलग है, वो नैतिकता का सवाल है, नैतिकता का सवाल है। इसीलिए अपोजिशन में भी यूनिटी, वो यूनिटी नहीं है जो जस्टिस वर्मा को हटाने को। लेकिन अगर एक बार यहाँ पर चर्चा शुरू हो राज्यसभा में, तो अपोजिशन के जो कई लीडर्स हैं वो उसी के बहाने उस मुद्दे को भी उठाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर तौर पर इसीलिए सरकार की रणनीति ये है कि भाई लोकसभा में भी मेरे ख्याल से 150-55 के आसपास 145 सांसदों ने किया है लोकसभा में, इसमें हाँ, उसमें राहुल गांधी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, हाँ, जो आरएसपी के प्रेमचंद्र, सीपीआई, सीपीएम, सबके नेता उसमें हैं। उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष, यानी सब जो एक फुल यूनैनिमिटी होती है, जो सरकार ने कहा भी था कि हम, और किरण रिजिजू को उसके लिए डेजिग्नेट किया था कि आप एक सर्वसम्मति बनाइए और उसके बाद हम लाएंगे। तो सरकार की ये स्ट्रेटजी थी कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, पहले लोकसभा में इसे पारित कराएंगे, फिर राज्यसभा में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि धनखड़ कुछ ज़्यादा अग्रेसिव थे इस इशू को लेकर के, कि हमें किसी भी तरीके से राज्यसभा में इसे इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझनी है आपसे, कि जो नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ता का नेता हो, वो दोनों के बीच में समन्वय बिठा करके और बेहतर तरीके से काम करवाने की जिम्मेदारी तो सभापति की है। और अगर विपक्ष की तरफ से कोई प्रस्ताव आ रहा है
तो जो सत्ता पक्ष के नेता वहाँ पे हैं, जेपी नड्डा वहाँ पे सदन नेता हैं, तो उनको भरोसे में लेना और कैसे ये स्मूथली पास हो जाए, इसके लिए तो धनखड़ को कोशिश करनी चाहिए थी। जेपी नड्डा का फेल्योर है, लेकिन धनखड़ की तरफ से भी कोशिश नहीं हुई कि सबको साथ मिले। बिल्कुल, यही मैंने कहा कि ये अपेक्षा थी, क्योंकि नेता सदन को भी तो जानकारी होनी चाहिए कि सदन में और क्या इश्यूज अभी आने वाले हैं। अगर उन्हें भी जानकारी नहीं है तो ये असहज करने वाली स्थिति थी। देखिए, अब क्या है कि धनखड़ पर तो ये आरोप लगता रहा है विपक्ष की ओर से, विपक्ष ने ही एक बार कवायद की थी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के। तो आरोप ये लगता था कि भाई धनखड़ जो है वो एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट काम करता है। यहाँ जो स्थिति दिख रही है वो कुछ और दिख रही है कि वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चल रहे थे। इंडिपेंडेंटली चलने में कोई हर्ज नहीं है, एक सभापति से यही अपेक्षा की जाती है। लेकिन सदन में किस तरीके से काम हो, सदन में क्या इश्यूज आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, ये एक अपेक्षा रहती है कि लीडर ऑफ द हाउस को भी उसकी जानकारी हो, और वो जानकारी नहीं थी तो एक असहज करने वाली स्थिति थी। और इसके अलावा मैंने बताया कि उसके साथ क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते थे। देखिए, जस्टिस वर्मा को हटाने के पीछे के सामने सर्वानुमति है, सबकी सहमति है, बिल्कुल सही है। फिर भी पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ना, हाउस में तो पॉलिटिक्स खेला ही जाता है ना। अगर ये दोनों हाउस में रोज शोर हो रहे हैं, मान लीजिए, ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टियां ही हैं इसमें, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं और वो पॉलिटिक्स के लिए कर रही हैं। करेंगे। तो ये सारी चीजें चलती है। तो ये एक इमीडिएट रीजन जो है उनके इस्तीफे का, ये दिख रहा है कि ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं, इसके कल के भी या इसके पहले के भी कई कारण हो सकते हैं, जिसे अभी बाहर आई नहीं है वो बातें, लेकिन ये एक कारण था बिल्कुल। हाँ, चलिए, ये तो अब हो गया। देखना यह है कि कल फिर सदन जब शुरू होता है संसद में, तो विपक्ष का क्या मुद्दा था। लेकिन एक जो SIR वाला जो मुद्दा है, एक बड़ा जो है विपक्ष ने लिया है, वो विरोध में यहाँ भी, पटना में भी, और वो सीधे कह रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे SIR, और किसी भी कीमत पे इसको रोकेंगे। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल क्लियर है, उसने साफ साफ बता दिया है कि कितने लोगों का हो चुका है, कितना बहुत कम अब फॉर्म जो हैं वो अपलोड होने बाकी हैं, और कह दिया है कि भाई इतने लाख लोग जो हैं, 14-15 लाख लोग हैं, वो उनकी मृत्यु हो गई है, उसी लगभग हैं जो परमानेंट छोड़ के जा चुके हैं। केवल यह है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे हैं, और तमाम पार्टियों से अपील भी की है कि भाई उसको ढूंढें। तो भाई जो अगर मर गए जो लोग, और जो लोग वहाँ से परमानेंट शिफ्ट कर चुके हैं, दूसरी जगह आ चुके हैं, कुछ लोगों का 2-2 जगह पे, 3-3 जगह पे वोटर आई में है, और ये बिल्कुल क्लियर जांच में आ गया है, तो फिर विरोध का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई मरे हुए लोगों का वोटर लिस्ट में नाम रहे, ये कैसे हो सकता है? देखिए, अब मरे हुए लोगों का वोटर लिस्ट में नाम रहे, जो वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं उनका नाम रहे, जो इल्लीगल माइग्रेंट हैं उनका नाम रहे, इससे एक फ़ायदा तो मिलता ही है ना। कई बार जब आप अगर धांधली वहाँ करना चाहें तो आपके नाम पे दूसरे लोग जाके वोट डालते हैं। अब ये जो पूरा इशू है SIR का, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील किन इलाकों में बन रहा है बिहार में? वो उन इलाकों में बन रहा है सीमांचल के एरिया में, जहाँ आधार कार्ड वोटर आई कार्ड के मुकाबले 125% तक जाता है। अब ये बताइए कि ये कैसे होगा? माने जो वहाँ के जो की संख्या जो है उसके मुकाबले 125%, तो वो कहाँ से आए हैं? यही तो बात कही जा रही है। जब बात आई कि आधार को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज ए प्रूफ, वो इसीलिए आई कि भाई रहने वाले 100 लोग हैं और आधार मिल रहे हैं 125, और वही नाम जो है सो वो वहाँ जाके जुड़ रहे हैं मतदाता सूची में, तो वो कौन लोग हैं? तो अब ये सारी चीज़ें देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी 28 तारीख, आज 22 तारीख हो गए, अभी 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये इसका संभवतः फैसला ही आएगा उस दिन, चूँकि एक दिन सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट उस दिन क्या सचमुच में रोक लगाता है क्या, ये इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकार को माना है कि चुनाव आयोग ये काम कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ये जो समय है कि इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले ये चीज़ें हो रही हैं, इससे परिस्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। लेकिन बाकी अधिकार को माना। चुनाव आयोग ने ये करके दिखाया है कि देखिए हमने 100% तक कर दिया। लोग खुद आकर के हमारे पास सबमिट करके जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे वही एक बार समझना है कि एक बार जब आप सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष चला गया और सभी पार्टियां अलग अलग गई, उस पर सुनवाई भी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, अपने फैसले में सुझाव भी दिया कि उसमें आप राशन कार्ड को, आधार को और जो मतदाता पहचान पत्र पुराना है जो खुद चुनाव आयोग जारी किया है, इसको भी आप उसमें कंसिडर कीजिए। और चुनाव आयोग ने कहा भी कि इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन ये कोई भी मतलब आधार नहीं हो सकता है सिर्फ कि भाई किसी के पास सिर्फ आधार कार्ड हो तो उसी के आधार के बल पे उसका नाम शामिल हो जाए, क्योंकि नागरिकता का वो नहीं है। और 326 जो अनुच्छेद है संविधान का, वो साफ साफ कहता है कि 18 साल से अधिक उम्र का जो भारत का नागरिक होगा वही मतदाता होगा। वो क्लियर कट कहता है और एफिडेविट में दे भी दिया उसने। तो क्या ये लगता है कि चुनाव आयोग का जो अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो 28 तारीख को सुनवाई के पहले ही विपक्ष को कहीं लग गया है कि हम वो हार रहे हैं वहाँ पे जो कानूनी लड़ाई, और इसलिए इसको पॉलिटिकल मुद्दा उस ढंग से पेश करने की कोशिश हो रही है कि देखो ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा हम बनाने की कोशिश करें? देखिए, ये विपक्ष को जो पिछली सुनवाई हुई थी उसी दिन लग गया था, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। तो ये एक बड़ा झटका विपक्ष के लिए उसी दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि चुनाव आयोग को अधिकार है। चुनाव आयोग से सिर्फ ये कहा कि आप ये देखिए कि इसके क्या आप आधार को भी एज ए प्रूफ मान सकते हैं, देखिए, एक सजेशन के तौर पे कहा था, वो निर्देश भी नहीं था। और साथ में राशन कार्ड की बात कही थी कि राशन कार्ड को भी आप उसमें जोड़िए। अब क्या है कि चुनाव आयोग ने भी ये क्लियर किया था कि जो हमारे पूरे हैं उसमें आधार भी मेंशन्ड होता है, बट आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। जो अभी आपने बात कही कि एक मतदाता होने की पहली और आखिरी शर्त क्या है, तो आप 18 वर्ष के होने चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के नागरिक, आप विदेशी नागरिक हैं, आप गलत तरीके से भारत में बसे हुए हैं, गलत तरीके से आपने डॉक्यूमेंट लिया है, सिटीजनशिप आपको नहीं है, तो आप मतदाता नहीं हो सकते, चाहे आप किसी भी कोर्ट में जाइए। ये नियम है। अब ये जो है ये तर्क और इसकी बात है कि किस तरीके से प्रूव करेगा। लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जो आशंका है वो सिर्फ समय को लेकर के है कि अगर किसी का नाम कट जाता है गलत तरीके से तो क्या उसके पास इतना वक्त होगा कि वो वापस आकर के अपनी बात रखे और उसकी सुनवाई हो सके। चुनाव आयोग ये बताएगा कि देखिए हमने इतने तारीख तक का समय दिया था कि हम डॉक्यूमेंट लेंगे, इतने तारीख में 90%, 95, 98% जो है सो लोग आ गए, बाकी जो 4-5% तो लोग बाहर ही हैं, जो हैं ही नहीं वहाँ। उनको भी कोशिश हो रही है कांटेक्ट करने की, लेकिन वो नहीं है, लेकिन उनके नाम हैं। तो भाई अगर सूची को क्या है कि आपको अपडेट तो करना पड़ेगा, आप हैं ही नहीं और आपके नाम से वहाँ दूसरे लोग वोट डाल रहे हैं। इस तरीके की अगर कवायद है तो चुनाव आयोग को तो अधिकार है कि वो ठीक करे, और यही बात सुप्रीम कोर्ट को समझाने की जरूरत है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला लेता है। हाँ सही है। अब 28 को उसका क्लियर मतलब हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है। और SIR के खिलाफ जो विपक्ष ने जो आज विधानसभा बिहार के पटना से लेकर और दिल्ली तक जो किया है, मुद्दा उठाया है, विरोध किया है, तो क्या नतीजा होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। और कल क्या विपक्ष का रुख रहता है, सदन में क्या क्या मुद्दे उठते हैं, वो कल देखेंगे। कल शाम को एक बार फिर से हम संसद संग्राम में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।